हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश चांडक और आज हम लोग सीए का बिजनेस लॉ ये शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली बिजनेस लॉ आपको जो पेपर है वो आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का और इसके साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होगा 40 मार्क्स का। सो इस 60 मार्क्स में टोटल डिवाइडेड सिलेबस है, 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और आज हम लोग इस सेशन में उस सिलेबस के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आया होगा कि जो अभी हम लोग लॉ देखने वाले हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस है। अभी सबसे पहले तो ये आता है कि बिजनेस मतलब होता क्या है, तो हमें ये समझना होगा। उसके बाद हम लोग इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो बिजनेस क्या है? नॉर्मल आप मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले कौन सा काम करते हो? ब्रश करेंगे। आपने जाके पेस्ट परचेस किया है, आपने जाके ब्रश परचेस किया है, राइट? तो वो ब्रश और पेस्ट जब आप परचेस करने गए हो तो दैट्स बिजनेस। उस ब्रश में या उस पेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास में कौन से राइट्स है? वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। हम लोग अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लो आपने पेस्ट खोला और उसमें जम्स आ गए, तो क्या करोगे? सो ऐसे टाइम पे हमारे राइट्स कौन से, एज अ कंज्यूमर मेरे पास में कौन से अधिकार है? इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। और नो डाउट आप लोग सीए कर रहे हैं तो सीए को ये सब चीज़ें पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि दो लोग अलग अलग, दो पर्सन साथ में आके कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपने वो नाम सुना होगा, पार्टनरशिप। यस, हम लोग इसमें पार्टनरशिप एक्ट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक यूनिट आने वाला है वो है रिलेटेड टू बिजनेस। जैसे अभी बिजनेस चेंज हो रहा है, जैसे अभी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, वैसे ही अपने इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉ चेंज किए हैं। उसमें से एक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसमें सिलेबस में पार्ट आने वाला है वो है कंपनीज एक्ट 2013। यस दोस्तों, आप अगर नेट पे सर्च कर रहे हो तो इट मे पॉसिबल आपको 1956 का कंपनीज एक्ट मिले, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया गया है वो है कंपनीज एक्ट 2013। यस, हमको इसी की प्रोविजन पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सारे यूनिट के बारे में हम लोग 5 यूनिट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सिलेबस जानने के बाद हमको समझ में आएगा कि हमको कितना पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि सिर्फ सिलेबस बुक पढ़ने से सीए फाउंडेशन नहीं होगा। आपको सीए फाउंडेशन में टोटल, जैसे मैंने बताया, 60 मार्क्स में से आपको 30, नियर अबाउट 30 मतलब 50% पेपर आपका केस स्टडीज पे आता है। आपको डिफरेंट केस स्टडीज भी पढ़ना होगा, नो डाउट। आपको वो केस स्टडी पे बेस आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, केसेस दी जाएगी, उसके सॉल्यूशंस आपको दिखना होगा सीए फाउंडेशन में। और ये सब कुछ हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, क्या सिलेबस क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा टोटल बिजनेस लॉ का सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल बिजनेस लॉ में जो हमें 5 यूनिट पढ़ना है उसमें से जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। काफ़ी पुराना लॉ है। हम लोगों पे जब इंडिया पे जब ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे तब बनाया गया था, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में बनाया गया था। बेसिकली इस यूनिट को थोड़ा सा बड़ा है ये पार्ट, और इस यूनिट को रादर हम लोग बोलेंगे, जैसे हमारे मॉड्यूल में दिया है, इस चैप्टर को टोटल 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स कुछ इस तरीके से है, जैसे आप देख सकते हैं पीपीटीज पे। फर्स्ट जो आएगा आपका वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं वो देखेंगे, किस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं और किस चीज़ को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, इस चीज़ में देखेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ें इस यूनिट में देखेंगे। देन इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेकंड होगा वो है कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन? इसका मीनिंग, कंसिडरेशन कैसे दिया जाता है, किस चीज़ को हम लोग कंसिडरेशन कहेंगे, कौन किसे कंसिडरेशन देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका अदर इसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, तो वो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं वो हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आएगा वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी आपको करना होगा, जो भी आपको काम करना होगा, वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करना है, इसके सारे रूल्स इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर उसमें से कोई पार्टी अगर डिनाई कर देती है, जो उसे परफॉर्म करना है, जो उसे काम करना है, वो अगर नहीं परफॉर्म करती है तो क्या होगा, तो वो इस चीज़ में दिया होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा। नेक्स्ट, अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो रेमेडीज क्या अवेलेबल है, क्या मिलना चाहिए, जिस पार्टी का लॉस हो गया उसे क्या मिलना चाहिए, वो हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट होगा आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग क्या होगा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट जो आपका बचा है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया है, वो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। और व्हाट इज मीन बाय कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। तो ऐसे टोटल आपका पूरा सिलेबस जो है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका फर्स्ट एक्ट जो आपको पढ़ना है, टोटल आपको 5 एक्ट पढ़ना है, उसमें से जो फर्स्ट एक्ट पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको टोटल 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में पढ़ना है आपको। हम लोग जब ये स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल। सो दोस्तों, हमारा जो सेकंड जो एक्ट हमें पढ़ना है बिजनेस लॉ में, सीए फाउंडेशन में जो सेकंड जो लॉ पढ़ना है वो होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के पहले, ये एक्ट एक्चुअली 1930 में बना है, बट 1930 के पहले इसके सारे प्रोविजंस या इसके सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही मिक्स थे। फिर ऐसा हुआ कि वो एक्ट बहुत बड़ा हो गया था, तो इसको 1930 में इसको अलग निकाला गया, उसको नया नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो बेसिकली ये जब हम लोग लॉ शुरू करेंगे, जब हम लोग ये यूनिट शुरू करेंगे, जब हम लोग ये एक्ट शुरू करेंगे, इसको टोटल अपने इंस्टीट्यूट ने इसको टोटल 4 इसमें डिवाइड किया है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली सेल का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं वो इसमें यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज़ को सेल बोलना है और किस चीज़ को सेल हम लोग नहीं बोल सकते, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका कंडीशन एंड वारंटी। बचपन से हमने बहुत सुना होगा वारंटी है या गारंटी है, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, हम लोग ये इसमें देखेंगे। कंडीशन मतलब क्या है, वारंटी मतलब क्या है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो देखेंगे वो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी हम लोग सेल परफॉर्म करते हैं या जब भी हम लोग सेल करते हैं, सबसे ज़्यादा ये जो इसेंशियल एलिमेंट होता है या सबसे ज़्यादा जो इसेंशियल पार्ट होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो वो सेल होगा ही नहीं, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, तभी वो सेल है, अदरवाइज सेल होगा ही नहीं। और लास्ट इस चैप्टर में जो लास्ट आएगा वो होगा अनपेड सेलर। उसका मीनिंग क्या है, उसके राइट्स क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड यूनिट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही कुछ पार्ट निकल के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया था, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही कुछ पार्ट निकल के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया 1932 में। तो ये भी उसी का पार्ट था पहले, लेकिन वापस वही रीज़न, लॉ बहुत बड़ा हो गया था, उसे पार्ट में करना था, इसीलिए उसको अलग निकाला गया। तो टोटल हम लोग जब ये एक्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको डिटेल में शुरू करेंगे, तब इसको 3 इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन द पार्टनरशिप, कैसे फॉर्म की जाती है, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट होगा आपका वो है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के रिलेशंस कैसे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, तो एग्जैक्टली व्हाट इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लास्ट चैप्टर होगा इस एक्ट का वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। बेसिकली एक चीज़ समझ लीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर कर लेते हो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप शुरू हो गई है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो इट में पॉसिबल कि हमको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़े, मतलब पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना पड़े, तो वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका थर्ड यूनिट होगा। नेक्स्ट जब हम लोग फोर्थ यूनिट में जाएंगे, जो हमारा फोर्थ यूनिट हमको पढ़ना है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
एक चीज़ समझ लिए दोस्तों कि जो 1932 में जो पार्टनरशिप एक्ट हमने जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया उसमें दिया गया है कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी ये अनलिमिटेड होती है। अब आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये होगा कि व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी। हम वो सारा डिटेल जब हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। अब लायबिलिटी मतलब कितना पैसा देना बाकी होगा, अगर इन केस लॉस हो जाता है तो कौन उसे देगा। हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट अब क्या हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, ग्लोबलाइज हो गया है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है, सारी कंपनी शिफ्ट हो रही है। तो अपने इंस्टीट्यूट ने भी या अपने लॉ ने भी, अपने इंडिया में जो भी लॉ है, जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, तो उन्होंने भी एक नया लॉ पास किया है, उसे हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है इसमें, हम लोग वो हमारे 4th यूनिट में देख लिया है। मतलब 4th हमको जो लॉ पढ़ना है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब बचा आपका सिर्फ 5th यूनिट और वो होगा कंपनीज एक्ट 19 सॉरी यस, यहाँ आपको ख्याल रखना है कि अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो नोट्स के बारे में तो कंपनीज एक्ट 1956 अभी आपको सर्च करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आपका हो गया 2013। काफ़ी सारे चेंजेस है, पहले कुछ अलग था अभी कुछ अलग है। कुछ सालों पहले तक 1956 का ही कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने भी 2013 का लॉ आपको सिलेबस में दे दिया, तो हम लोग ये लॉ पढ़ेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि पुराने लॉ में और नए लॉ में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका टोटल 5 यूनिट में या 5 नए नए लॉज आपको इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। और जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे तो डे 1 से ही हम लोग इसमें अलग अलग केसेस भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 50% पेपर आपका केस लॉ पे आता है, तो हम लोग फर्स्ट डे से ही जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही हम लोग अलग अलग डिफरेंट केसेस भी देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।